हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। बहुत सारा उसके ऊपर भी रिक्वेस्ट आया था, मैंने पोल भी एक रन किया था। तो फ्लो क्या रहने वाला है वीडियो का, आई नो बहुत सारे डाउट्स होने वाले हैं आपके, बिकॉज जेंसॉल तो क्या है ना, बहुत एक एग्रेसिव गाइडेंस देके और मैनेजमेंट ने बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही कम उसने डिलीवर करके दिया है। 2000 करोड़ की गाइडेंस थी और मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि Q4 में वो उतना नंबर डिलीवर कर पाएंगे और बहुत पीछे रह जाएंगे अपने गाइडेंस के। तो स्टॉक की पिटाई होती है ऐसे में अगर मैनेजमेंट ओवर गाइड कर रहा है और डिलीवर नहीं करके दे रहा है तो वो किसी को भी पसंद नहीं आता है। बिकॉज जब मैनेजमेंट गाइड कर रहा है अगर 2000 करोड़ का टॉप लाइन FY24 से FY25 में आते आते, और अगर उस स्पीड से नहीं रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, बिकॉज फिर क्या होता है, एक बार मैनेजमेंट ने गाइड किया तो लोग घुस जाते हैं उसमें, इंस्टीट्यूशंस हो, रिटेल हो, कोई भी वो घुस जाता है स्टॉक में। स्टॉक को पंप अप जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट बता रहा है कि ये प्लान्स हैं, मेरा एग्रेशन ये है, मैं ये करके दिखाऊंगा, ये करूंगा, और नहीं, और उसके हिसाब से क्या होता है कि स्टॉक प्राइस बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और वो नहीं कर पाता है जब। तो इवन दो अगर आप स्टैंड अलोन या फिर कंसोलिडेटेड आइसोलेशन में अगर रिजल्ट देखेंगे जेंसॉल का, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, बट जब उसको कंपेयर करेंगे उनकी गाइडेंस से तो आपको लगेगा कि ये क्या ही डिलीवर करके दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए स्टॉक बहुत पिटा है। बहुत सारी लेटेस्ट रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं प्लेजिंग को लेके। इस वीडियो में बात करेंगे कि प्लेजिंग को लेके क्या कर रहे हैं। डेट इनका बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो उसको लेके भी इन्होंने आज भी 25 में, तो आज भी इन्होंने, मैं 25 को ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज ही शाम तक ये वीडियो मैं एडिट करके डाल दूंगा। तो आज ही इनका रिसेंट डेवलपमेंट आया, इन्होंने स्कॉर्पियस ट्रैकर जो इनका सोलर ट्रैकिंग पैनल वाले जो कंपनी को एक्वायर किया था, सब्सिडियरी जो इनकी थी, तो उसको भी 350 करोड़ में इन्होंने बेचने का सोचा है अब। तो उससे भी इनका थोड़ा डेट क्लियर होगा। फिर रिफेक्स को भी इन्होंने अपनी कुछ अराउंड 3000 लगा लीजिए ईवीज इन्होंने बेचा था ईवी लीजिंग वाले सेगमेंट में, तो वहां से भी इनका डेट कम होगा। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए जो ऑलरेडी इस कंपनी को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें क्लिक हो जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। बट बहुत सारे लोग होंगे शायद जो चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और पिछले मैं देखा हूँ, नोटिस किया है कि पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स और लोगों ने ज्वाइन किया इस चैनल को और सुनना शुरू किया। रिटर्निंग व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं चैनल पे, तो एक बार जो देख रहा है तो आई थिंक 80% ऑफ द व्यूअर्स आर रिटर्निंग व्यूअर्स। तो वो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को कंटेंट समझ आ रहा है, क्लिक कर रहा है और सीखने को मिल रहा है। तो देखेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे जेंसॉल के बिजनेस सेगमेंट से, फिर रीसेंट डेवलपमेंट भी बताऊंगा और रिजल्ट कैसा रहा है, मेरा क्या ओपिनियन है, सबके बारे में बात करेंगे। तो बिजनेस सेगमेंट देखेंगे आप, एक सोलर का है दिख रहा होगा आपको, एक लीजिंग का है ईवी लीजिंग का, और एक है मैन्युफैक्चरिंग का जो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो सोलर जो सेगमेंट है उसमें भी दो इनके अलग अलग सब डिविजन्स हैं। एक सोलर ईपीसी का काम है, बेसिक सोलर डेवलपर हैं, सोलर प्लांट के डेवलपर हैं, किसी के बिहाफ पे काम करते हैं, किसी को ईपीसी का काम बेसिकली, जो मैंने केपीआई ग्रीन एनर्जी को डिस्कस किया है, अदानी ग्रीन एनर्जी को डिस्कस किया है, बहुत सारी कंपनीज को डिस्कस किया है जो सोलर ईपीसी में, बाहरी रिन्यूएबल भी सोलर ईपीसी में है, तो ये कंपनी भी सोलर ईपीसी में है। इनको अभी रिसेंट ऑर्डर्स मिले, उनके बारे में भी बात करेंगे। सोलर ईपीसी मतलब किसी कंपनी ने बोला है कि हमारे लिए, लेट्स सपोज GUVNL ने बोला है, या किसी NTPC रिन्यूएबल वाली जो इनकी आर्म है, उन्होंने बोला है कि यार हमको लेट्स से 250 मेगावाट का प्लांट चाहिए, तो हमारे लिए बैठाओ। अब दो तरीके से वो हो सकता है, चाहे वो जेंसॉल को बोलेंगे आप पैनल्स भी अपने लेके आओ, सब कुछ अपना लेके आओ, हमने बस आपको ऑर्डर दिया, अब आप उसको एग्जीक्यूट करके दो। EPC का काम पूरा टर्न की बेसिस पे स्क्रैच से लेके और पूरा डिलीवर करेंगे। दूसरे तरीके का ये काम करते हैं जो बैलेंस ऑफ सिस्टम होता है, तो पैनल्स वगैरह जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉस्टली जो प्रोजेक्ट का पार्ट होता है, वो खुद से क्लाइंट लेके आता है, कस्टमर खुद से सोर्स करता है, उसकी अगर जान पहचान है नहीं है, उसको नहीं लग रहा है कि EPC वाला जो जेंसॉल जैसी कंपनीज जो हैं वो सही रेट पे मेरे को पैनल्स वगैरह सोर्स करके दे सकती हैं, तो वो खुद से सोर्स करेगा। तो उस केस में क्या होता है, पैनल्स वगैरह तो उसने खुद से सोर्स किए, कोई भी इनका कस्टमर हो, लेट्स से GUVNL की मैं अगर बात कर लूँ, लेकिन जो बाकी का जो काम है, बिकॉज सिर्फ सोलर पैनल खरीद के आप सोलर प्लांट नहीं बिठा सकते हैं, उसमें बहुत काम होता है, सिविल वर्क होता है, माउंटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वायरिंग होगी, केबल असेंबलीज लगेंगी, बहुत सारा काम होता है, उसमें इन्वर्टर्स लगेंगे, फिर उसको ग्रिड तक इवैक्यूएट करके करने का पूरा ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, तो वो सब काम बैलेंस ऑफ सिस्टम में आता है। तो वो सब काम भी ये करते हैं, लेकिन उसमें मार्जिन कम होते हैं। तो ये है सोलर ईपीसी का मोटा मोटी काम, बहुत वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है, और काम यही होता है सोलर ईपीसी का, फॉर दोज हु आर न्यूली ज्वाइनिंग इन टू द चैनल।
तो अभी सोलर, दूसरा आप देखेंगे सोलर पैनल ट्रैकिंग टेक, तो इनकी ये कंपनी थी स्कॉर्पियस ट्रैकर्स के नाम से, और आज ही अपडेट आया है 25 को कि उन्होंने वो कंपनी जो सब्सिडियरी थी इनकी यूएस में उसको बेच दिया है। बेचने का सोचा है, टर्म शीट उन्होंने साइन किया है 350 करोड़ में, तो उससे भी ये डेट अपना रीपे करेंगे, तो ये अच्छा स्टेप है। और अच्छा इसमें एक बात यह है कि जो स्कॉर्पियस ट्रैकर है वो पैनल ट्रैकिंग कंपनी है। पैनल ट्रैकिंग मीन्स सोलर पैनल्स भी एक तरीके के नहीं होते, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो सबसे सब कोशिश क्या करते हैं, पूरा एक इकोसिस्टम ये कोशिश करने में लगा है कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ पाए। जो सीयूएफ है, प्लांट का जो सीयूएफ होता है, कोई भी सोलर प्लांट है, विंड है या हाइब्रिड है, हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड प्लांट है, विंड प्लांट है, सोलर प्लांट है, उसका सीयूएफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हो, एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो कैसे हो सकती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, मोनोपर्क है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो एक टेक्नोलॉजी उसमें ऐसी होती है कि आपका जो सोलर पैनल होता है उसमें एक मूविंग ट्रैकर लगा होता है, मोटर लगी होती है, तो जिस डायरेक्शन में सन घूमता है वो पैनल उस डायरेक्शन में फेस करता है सन को, तो उससे ज़्यादा देर तक वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी उस पैनल की बढ़ जाती है, और जो आपका टर्न अराउंड टाइम होता है वो भी आपका कम हो जाता है, बिकॉज जल्दी आपको एक पे बैक पीरियड मिल जाता है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आप उससे निकाल पाए। ठीक है, तो वैसी एक कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया था स्कॉर्पियस ट्रैकर्स के नाम से। तो इंडिया के अलावा जो भी आईपी उनके थे, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी थी, उनको सबको बेच दिया है, खाली इंडिया के राइट्स वगैरह छोड़ दिए हैं, पेटेंट राइट्स छोड़ दिए हैं। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि जेंसॉल बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में ही फोकस करेगी, बिकॉज डिमांड बहुत है। अभी नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाऊंगा, सोलर में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया में जो भी स्कॉर्पियस ट्रैकर, इंडिया के लिए जो भी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया में वो यूज़ कर सकता है अभी भी जेंसॉल, लेकिन बाकी के जो एक्सक्लूडिंग इंडिया, फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी थी स्कॉर्पियस ट्रैकर की, अब वो किसी को बेच दिया है। नाम उसका नहीं इन्होंने डिस्क्लोज किया है, लेकिन उसको अभी बेच दिया है इन्होंने, तो वहाँ से भी डेट इनका कम होगा। आई डोंट नो ये बहुत अच्छा स्टेप है या गंदा स्टेप है, बट इमीडिएट बेसिस में मुझे ठीक लगता है, बिकॉज इस कंपनी का प्रॉब्लम अभी बिजनेस मॉडल में नहीं है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है डेट में, ओवर लेवरेज इन्होंने अपने आप को करा हुआ है, और ये टिपिकल डेट जो कहते हैं ना, डेट ट्रैप में फंस गई है कंपनी। और ये होता ही है बुल मार्केट में, तो आपका शेयर का प्राइस इतना ज्यादा है, तो आपने अगर प्लेजिंग करी भी है, पीएफसी से करी है, इरेडा से करी है, जिससे भी करी है, जो भी आपका पावर फाइनेंशियर है, उससे अगर आपने प्लेजिंग, उसके पास अगर आपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ है अपनी ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो थर्ड सेगमेंट आपको दिख रहा होगा, उसके लिए उन्होंने काफ़ी लोन्स वगैरह लिए हैं। और ऑब्वियसली ओईएम बनना इतना इजी नहीं होता है, पर्टिकुलरली व्हीकल वगैरह में। तो इन्होंने जो भी लोन्स लिए हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने शेयर्स को प्लेज किया था। और बियर, अभी आपको पता है बियर मार्केट चल रहा है, बहुत हैवी करेक्शन तो नहीं बोलूँगा, टिपिकली हम बियर फेज में जा रहे हैं इस टाइम पे। तो जैसे जैसे आपका शेयर प्राइस गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, तो जो शेयर्स को प्लेज करके रखा हुआ है इरेडा पे या पीएफसी पे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे या इरेडा पे, तो उनको भी तो डर लगेगा ना कि जब शेयर का वैल्यू ही कम हो गया मार्केट में, तो उनके पास जो प्लेज पड़ा हुआ भी है तो उसका भी वैल्यू गिरेगा। तो उसको, उसका जो कोलैटरल एज अ कोलैटरल ही रखा हुआ है अपने शेयर्स को, तो जब कोलैटरल बहुत तरीके के हो सकते हैं। जब आप होम लोन लेते हैं तो आपका घर जो बन रहा है या जो आपको बनाएंगे, जो आप खरीदा है, जो आपने फ्लैट्स खरीदे हैं, तो वो कोलैटरल होता है। तो जब तक आप लोन रिपे नहीं करते हैं, आप बैंक के पास आपकी डीड वगैरह सब बैंक के पास होती है। तो ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी का दाम गिर जाता है, ये हो जाता है, ऊपर ऊपर ही जाता है, नीचे तो नहीं आता है, तो उस केस में रिस्क नहीं होता है बैंक के पास। लेकिन अगर शेयर्स को प्लेज किया है, शेयर्स को एज अ कोलैटरल रखा है, सिक्योरिटी रखा है, तो शेयर्स का तो प्राइस बैंक के हाथ में नहीं है, पीएफसी के हाथ में नहीं है, इरेडा के हाथ में नहीं है। शेयर्स गिरेगा तो कोलेटरल का दाम गिरेगा, जो उन्होंने अपना सिक्योरिटी रखा है उसका वैल्यू गिर जाएगा। तो कंपनी जो पीएफसी है वो भी डंडा करेगी, वो भी इशू क्रिएट करेगी कि यार आपका तो मार्केट में जो शेयर प्राइस है वो बहुत गिर गया है, तो आपने जो प्लेजिंग रखी है, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट शेयर प्राइस, और अपना प्लेजिंग आपको रिड्यूस करना है, जो भी करना है वो आप करो। तो बेसिकली एक दिक्कत आती है जब बेयर मार्केट आता है, टिपिकली उन कंपनीज के लिए जो हैवी डेट पे काम करती हैं, जो ओवर लेवरेज होकर चलती है, और जेंसॉल ने ये किया था। ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैनेजमेंट पे, आई एम नॉट कास्टिंग एनी डाउट्स ऑन द मैनेजमेंट, बट ये है कि बहुत, एक तो ओवर एग्रेसिव गाइडेंस इन्होंने दिया जो नहीं देना चाहिए था, और दूसरा इतना ओवर लेवरेज होके चले, आराम से करते, ठीक ठाक काम करते, धीरे धीरे करते, सस्टेनेबल लेवल पे डेट लेके जाते, प्लेजिंग भी आपकी 80 प्रमोटर्स की जितने शेयर्स हैं उसका 81% प्लेज्ड है, तो बहुत हाई प्लेजिंग है इस कंपनी की।
और रिस्क, ये बहुत बड़ा रिस्क है इस कंपनी के लिए। तो जब अभी स्टेप्स ले रही है, आगे जाके आपको बताऊंगा कि ईवी लीजिंग में भी इन्होंने अच्छे स्टेप्स लिए हैं। 300 करोड़ का डील किया वहाँ पे, 315 करोड़ का, तो वहाँ से भी डेट कम होगा। आज भी आपका ये नोटिफिकेशन आया कि स्कॉर्पियस ट्रैकर्स को भी इन्होंने 350 करोड़ में बेचने का सोचा है, तो वहाँ से भी इनका डेट कम होगा। कंपनी अच्छे स्टेप्स ले रही है, बट इज इट टू लेट, मतलब वो एक देखने वाली बात है। तो एक लीजिंग की हम बात करेंगे, दूसरा सेगमेंट जो इनका है लीजिंग का। इसमें क्या करते हैं, ईवीज खरीदते हैं और उनको लीज पे देते हैं फ्लीट्स को, या जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको अगर अपना टैक्सी सर्विसेज चाहिए, कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज़ को ड्रॉप करना है, पिक करना है, तो उसके लिए अगर ईवी चाहिए, बिकॉज कंपनीज के पास प्रेशर होता है ESG नॉर्म्स फुलफिल करने का, और ईवीज अपनी फ्लीट में वो इंट्रोड्यूस करना शुरू बहुत अच्छे से कर चुके हैं, कर भी रहे हैं, धीरे धीरे और करेंगे। तो ये ईवी लीजिंग का बिजनेस है, सिंपल, कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं। ये ईवी खरीदते हैं और ये फिर ईवीज को लीज करते हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या किया, ये वाला बिजनेस भी ना बहुत एक जिसे कहते हैं कि उस कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है इस बिजनेस में, बिकॉज आपको अपफ्रंट ईवीज खरीदनी होती हैं। डेट में खरीद रहे हैं लेकिन पैसा तो लग रहा है। अभी इन्होंने, चलो ईवी का हम सेगमेंट समझ लो, ईवी में क्या होता है, फिर उसके बाद में उसका जो अपडेट्स हैं उसकी डिस्कस करेंगे। और ईवी मैन्युफैक्चरिंग आपको पिछले जो Q2 में भी डिस्कस किया था, तो आपको बताया था ईजियो नाम से इनका आ रहा है, जो इनका एक तो कार्गो आ रहा है, कार्गो का नाम तो है ईजियो, ईजी बॉट, EZIBOT, वो कार्गो वाले सेगमेंट में आएगा। और एक मोबिलिटी वाले सेगमेंट में आएगा, पैसेंजर व्हीकल जो होगा EZIO, वो भी ये फ्लीट्स वगैरह को देंगे, या फिर जो कैब ड्राइवर्स हैं, जो ये कैब की कंपनीज हैं, कैब एग्रीगेटर्स हैं, या फिर कॉर्पोरेट्स को देंगे, बहुत कहीं भी दे सकते हैं ये। तो वो वाली मैन्युफैक्चरिंग ये अपनी कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि पिछले 1.5 साल से तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अब होगी, अब होगी, अब होगी। फिर अभी Q2 में इनका डिस्कशन आया था कि हीट के लिए टेस्टिंग चल रही है, बिकॉज एक्सेसिव हीट हो गई थी समर्स में, तो उसको विदस्टैंड कर पाएगी कार या नहीं कर पाएगी, तो उसकी टेस्टिंग चल रही है। अभी भी ये टेस्ट फेज में है। इन्होंने अभी जो भारत मोबिलिटी एक्सपो हुआ था वहाँ पे भी इन्होंने अपना लॉन्च किया था, और कंपनी का ये कहना है, और कंपनी तो कहती है, मैनेजमेंट तो कहेगा ही, मैनेजमेंट कभी ये नहीं कहेगा कि हमने भारत एक्सपो पे या फिर कहीं पे भी अपना किसी भी कॉन्फ्रेंस में, किसी भी समिट में अपना प्रोडक्ट शोकेस किया और प्रोडक्ट को एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, ऐसा कोई भी मैनेजमेंट नहीं कहेगा। तो मैनेजमेंट का यही कहना है, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट आपको ये बात लेनी है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 300 प्री ऑर्डर्स हमारे पास हैं, इवन दो इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया कस्टमर से एडवांस में, लेकिन 300 प्री बुकिंग हमारे पास है। बट उसका कोई मतलब नहीं है, प्री बुकिंग आपके पास है और आपने अभी उसका पैसा नहीं लिया है, तो कल को वो 3000 प्री बुकिंग चली जाएगी, तो उसका मतलब कोई रोक नहीं सकता है, कोई पता भी नहीं चलेगा। तो वो बोलने का कोई फायदा नहीं है। इट्स जस्ट कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए वो चीजें बोली जाती हैं। बाकी तीनों सेगमेंट मैंने आपको बताया, सोलर वाला सेगमेंट है, सोलर EPC अब उनका मेजर बचा है, बिकॉज स्कॉर्पियस को तो बेच डाला है इन्होंने, और ईवी लीजिंग का बचा है, उसको भी आगे जाके देखेंगे होता क्या है और अपडेट्स क्या है, उसमें बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। बाकी ईवी मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बताया, कोई अपडेट नहीं है उसका ढंग का। अभी प्रोडक्शन FY26 में शुरू होगा, वो भी धीरे धीरे शुरू होगा, तो मार्जिन्स वहाँ एकदम चले जाएंगे इस कंपनी के, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज जब, चलो उसकी बात आगे करते हैं। बाकी एक चीज़ आप देखो, मैं क्यों बता रहा हूँ कि सोलर इंडस्ट्री में इस टाइम पे, सोलर रिन्यूएबल में भी बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन सोलर में भी क्यों बहुत सारा टेलविंड है। तो आप एक ग्राफ देखो, FY24 में क्यूमुलेटिव इंडिया एनर्जी कैपेसिटी एडिशंस, तो FY24 में 452 गीगावाट्स का आपको दिख रहा होगा। फिर FY30 जो फोरकास्टेड है उस तक आप जाएंगे तो 750 गीगावाट का होगा। लेकिन जो एडिशंस हो रहे हैं वो देखो, कोल में 30 गीगावाट के, हाइड्रो में 9 के, और RE में 215 गीगावाट के। अभी आप नीचे देखोगे तो उसमें लिखा है RE एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर ग्रेटर देन 80% ऑफ एडिशनल कैपेसिटी फ्रॉम FY24 टू FY30, ठीक है। दूसरा ग्राफ नीचे ही देखो, ग्राफ क्या है, एक चार्ट भी नहीं है, दो गोले गोले से दिखा रखे हैं, उसमें आप देखो क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी 100 गीगावाट है। मोटा माटी उतनी थी नहीं वैसे FY24 में, बट ठीक है, अराउंड अबाउट करके इन्होंने दिया हुआ है 100 गीगावाट। FY24 में FY30 तक ये सोलर कैपेसिटी हो जाएगी 259 गीगावाट्स की। तो आपको दिख रहा है कि हर साल जो सोलर प्लांट्स का जो बैठेंगे, जो डेवलप होंगे, उनकी जो कैपेसिटी है, उनका जो पेस है इंक्रीज होने का, वो है 22% का कैगर। तो बहुत अच्छी बात होती है जब एक पूरी इंडस्ट्री आपकी 22% से ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन है, तो इंडिविजुअल कंपनीज पर्टिकुलरली जो लीड कर रही हैं वो बहुत लाइकली हो जाती हैं हाई ग्रोथ करने के। और
मैं ये नहीं कह रहा हूँ जेंसॉल खराब कंपनी है या नहीं है, इसका जो सोलर ईपीसी का काम है पर्टिकुलरली वो ठीक है, इसको अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं। बट बात ये होती है ना कि जो कंपनी को वैल्यूएशंस मिल रहे थे ईवी मैन्युफैक्चरिंग के, ईवी लीजिंग के और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है उस चीज के, तो वो कंपनी ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई है। एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कंपनी ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई है। अगर ओवर एग्रेसिव होके मैनेजमेंट गाइडेंस नहीं करता तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, ग्रो ठीक ठाक कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके दिखाऊंगा आपको। और फिर दूसरा एक सेगमेंट में ही घुस रहे हैं, ये सोलर ईपीसी में ही आ गया, BESS वाला सेगमेंट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब इसमें आपको एक चीज समझनी है कि जब हम ट्रेडिशनल सोर्सेज से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, पावर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो थर्मल है, कोल फायर पावर प्लांट्स हैं, जो भी है, एक ही बात हो गई। तो जो भी नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी क्रिएट कर रहे थे उसका ये होता था, एक नुकसान तो उसका था ही कि हम रिसोर्सेज डिप्लीट कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग में ऐड कर रहे हैं और प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन उसका एक बेनिफिट ये था कि हम ग्रिड को स्टेबल रख सकते थे, बिकॉज एनर्जी वहां से हमेशा आ ही रही थी, ग्रिड में इंस्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। लेकिन हम जब रिन्यूएबल सोर्सेज में शिफ्ट हो रहे हैं, लेट्स से सोलर पावर प्लांट्स में या विंड में या हाइब्रिड में, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। एक तो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज पे गए, क्लाइमेट को हम परेशान नहीं कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को इतना खराब नहीं हो रहा है, हम CO2 नहीं इतना एमिट कर रहे हैं, कार्बन इतना एमिट नहीं कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट वो सब पूरा वो सब बातें वो हम नहीं कर रहे हैं, वो तो एडवांटेज है। लेकिन रिन्यूएबल का एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं हम कि वो एक इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इंटरमिटेंट मतलब अब आप सन से अगर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं एक पावर प्लांट में, लेकिन आप कुछ भी कर लो, आप रात में सूरज को नहीं चमका सकते हैं, सन विल नॉट कम एट नाइट। तो जब आप सन को रात में नहीं ला सकते हैं, तो आपको ये पता है कि अगर एनर्जी क्रिएट हो रही है, एबंडेंट हो या कैसे भी हो, तो वो सिर्फ दिन में हो रही है जो ठीक ठाक एनर्जी क्रिएट हो रही है, एक ताकि ग्रिड स्टेबल रहे। लेकिन रात के टाइम पे लेट्स से सोलर तो है नहीं, और अगर ऐसा हुआ कि विंड भी नहीं चल रही है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो वो जो रिन्यूएबल एनर्जी हमने एक तरफ तो अपने जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी हम क्रिएट कर रहे थे फॉसिल फ्यूल्स के सोर्सेज से, तो वो तो हमने कम किया, उसको हमने रिप्लेस किया रिन्यूएबल एनर्जी से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसको रिप्लेस तो कर रहे हैं, बट रात में क्या, रात में कौन एनर्जी क्रिएट करेगा? रात में हम फिर क्या कोल फायर पावर प्लांट चलाएंगे सिर्फ रात रात के लिए? ऐसा नहीं होता है। तो ग्रिड को अनस्टेबल होने का एक रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज एक कंटिन्यूस पावर सप्लाई उसे नहीं मिलेगी, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा, बहुत हार्मोनिक्स आएंगी और बहुत वेस्टेज होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सोलर जो कंपनीज हैं, जो सोलर डेवलपर्स हैं, ये एक टेक्नोलॉजी पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं एनर्जी स्टोरेज पे। और एनर्जी स्टोरेज की बहुत तरीके होते हैं। एक तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसमें हम लिथियम आयन की टेक्नोलॉजी को यूज करके, लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी को यूज करके दिन में अगर एबंडेंट एनर्जी, बिकॉज दिन में बहुत सारा सोलर एनर्जी क्रिएट होता है, अगर विंड भी बहुत चल रहा है तो एबंडेंट एनर्जी, ग्रिड को उतनी एनर्जी चाहिए भी नहीं दिन में, तो वो जो एडिशनल एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हैं उसको यूज करके आप बैटरी, एक आपने BESS कोई लगा रखा है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बहुत बड़ी बैटरी आपने कोई लगा रखी है, आप उसको उस तरीके से समझ सकते हैं। तो वो एनर्जी स्टोर करेगी दिन में, और जब रात को सन नहीं आ रहा है, विंड भी नहीं चल रही है और ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो जो एक्सेस एनर्जी आपने दिन में स्टोर करी थी वेस्टेज पावर से, जो वेस्ट ही होनी थी इवेंचुअली, तो वो आप सप्लाई कर सकते हैं रात के टाइम पे ग्रिड पे। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप सोलर ईपीसी की बात कर रहे हैं, या विंड में भी या हाइब्रिड में भी, बिकॉज वो इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है राउंड द क्लॉक सप्लाई में। तभी आप राउंड द क्लॉक सप्लाई प्रोवाइड कर पाएंगे ग्रिड को, अगर आपका जो सोलर प्लांट है उसके साथ आपने बैटरी कोई एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा रखा है। अब एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एक तो BESS हो गया, बाकी CO2 बैटरी की भी बात करते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। त्रिवेणी टर्बाइन को जब मैं डिस्कस करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को उसका कॉन्सेप्ट लगता है, तो वो भी मैं बात करूंगा। CO2 बैटरी एक अलग टेक्नोलॉजी है। ये सब एनर्जी स्टोरेज के पार्ट्स हैं। एनर्जी स्टोरेज आप समझ सकते हैं एक टर्म है। एनर्जी स्टोरेज के तरीके क्या क्या हैं? एक तो BESS हो गया जिसमें जेंसॉल इंजीनियरिंग है, दूसरा CO2 बैटरी हो गया, तीसरा पम्प्ड हाइड्रो हो गया, वो मैं कभी और जाके डिस्कस करूंगा। उसमें मैंने किया हुआ है, 2 रिजर्वायर्स होते हैं, तो एक जब एबंडेंट एनर्जी होती है तो नीचे वाले रिजर्वायर से ऊपर रिजर्वायर में पानी भेजा जाता है, जो वेस्टेज एनर्जी होती है, जो किसी को चाहिए नहीं। और जब एनर्जी चाहिए, जब रात का टाइम हो जाएगा, तो
वही जो पानी हमने ऊपर भेजा रिजर्वायर में, उसी को नीचे लेके आएंगे। और जैसे डैम में एनर्जी क्रिएट होती है, तो उस टाइम पे जो हमने एक्सेस एनर्जी जो क्रिएट हो रही थी, जो किसी को नहीं चाहिए थी, दिन में हमने वो पानी को ऊपर भेजा और रात में उस पानी को फिर नीचे किया, या फिर जब भी हमें ज़रूरत है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पा रही है क्रिएट, धूप नहीं आई है ठीक की, विंड नहीं चल रही है, तो वही एनर्जी, वही पानी को नीचे छोड़ के नीचे वाले रिजर्वायर में टरबाइन घुमा के जनरेटर से कनेक्ट करके, जो भी है जैसे भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, तो वहां से हम एक जो पम्प्ड हाइड्रो है वो एक एज अ लार्ज बैटरी काम करता है बेसिकली। जब हमें जरूरत होती है तो उस पानी को छोड़ो और वहां से एनर्जी क्रिएट करो। तो ये एनर्जी स्टोरेज के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। और जेंसॉल है बीईएसएस में, ये पम्प्ड हाइड्रो में नहीं है फिलहाल, तो नहीं है, आगे आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता है, आई डोंट थिंक सो ये आने वाली है, बिकॉज वो बहुत ही अलग टेक्निक है। CO2 बैटरी में भी ये नहीं है, आई डोंट थिंक ये रिसेंटली कोई आने वाली है। अभी सिर्फ त्रिवेणी टर्बाइन है जो CO2 बैटरी पे काम कर रहा है, और ये है सिर्फ BESS में, बैटरी एनर्जी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी देखो बैटरी एनर्जी का स्कोप क्या है। BESS मार्केट साइज अब देखो USD बिलियन में, FY24 में 3 बिलियन का था, और ये FY30 तक एस्टिमेट है कि 8 से 10 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा, 18 to 19% का कैगर आएगा। और कैपेसिटी वाइज देखो 0. जो साइड एक और जो गोले गोले से दिखा रखा है, प्रेजेंट इंस्टॉल्ड BESS कैपेसिटी है 0.22 गीगावाट आवर्स की, और रिक्वायर्ड BESS कैपेसिटी हो जाएगी 208 गीगावाट आवर्स की FY30 तक। तो बहुत अच्छा स्कोप है BESS में भी और सोलर में भी। ठीक है अभी मैंने सोलर का तो आपको बता दिया था। अभी आप देखो इनका जो ईवी लीजिंग का जो बिजनेस है, वो तो मैंने आपको बताया क्या करते हैं। ईवी बेसिकली ईवीज को लीज करते हैं और कुछ काम नहीं होता है। वो आप इसमें भी देख सकते हैं, ईवी लीजिंग वाला जो सेगमेंट है, ईवी एसेट्स सेगमेंटेशन ऑफर्ड, 4 व्हीलर पैसेंजर एंड कार्गो ये लीज पे देते हैं, 2 व्हीलर ईवीज लीज पे देते हैं, LCVs लीज पे देते हैं। ये बेसिकली जो साइड में दिखा रखे हैं वो सब लीज पे देते हैं। किस किस को देते हैं, टारगेट कस्टमर्स कौन है, PSU एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि ईवी के लीजिंग में क्या करते हैं। इसको मैंने क्या ही बताना है, बिकॉज आपको ये पढ़ के ही समझ आएगा कि किन किन इनके ईवी में एसेट्स कौन कौन से ये ऑफर करते हैं और किस किस कस्टमर्स को ये ऑफर करते हैं। तो काम वही है, कुछ काम नहीं है। ईवी को छोड़ दो, अगर आप बेसिक आप धंधा भी शुरू करना चाह रहे हैं, आपने 5 कार खरीदी अपने घर पे और उन 5 को आपने लीज पे दे दिया, काम वही है, धंधा वही है, बस ये ईवी पे काम करते हैं और इनके टारगेट कस्टमर्स कौन है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब ईवी वाले का आप मार्केट साइज देखो, अभी कितना है FY24 में 7,000 to 8,000 मार्केट साइज है करोड़ में। ठीक है, और कितना हो जाएगा FY30 तक 60,000 to 65,000। तो ईवी लीजिंग भी 40 to 45% के कैगर से यहाँ से ग्रो करने का पोटेंशियल है, एस्टिमेट्स है, डेटा है, ये डेटा पॉइंट्स है, क्राइसिल का डेटा पॉइंट्स है। तो स्कोप है ईवी में, बट प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ईवी लीजिंग के बिजनेस का प्रॉब्लम समझेंगे। पहले सोलर सेगमेंट जो था उसके अपडेट को देखते हैं, फिर ईवी पे जाएंगे, फिर एकदम सीक्वेंस से बढ़ते हैं, मिक्सअप नहीं करते हैं। तो देखो सोलर EPC में अच्छा है, अपडेट्स अच्छे हैं। इनको 1-2 प्रोजेक्ट्स फ्रॉम मेजर PSU लार्ज EPC प्लस O&M मीन्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ ₹1061 करोड़ एंड 967 करोड़। और कहाँ पे हो गए सोलर PV प्रोजेक्ट्स, कहाँ पे हैं, गुजरात के खावड़ा में। और जो व्यूअर्स काफ़ी टाइम से इस चैनल को देख रहे हैं उन्हें पता है कि खावड़ा में क्या होता है। बहुत बारी मैंने बताया, अदानी ग्रीन एनर्जी का खावड़ा गुजरात में है, और वो एक आइडियल लोकेशन है आपके विंड एनर्जी के लिए भी। विंड भी वहाँ बहुत अच्छी स्पीड से चलती हैं और सन के लिए भी बहुत आइडियल है। और वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है, बहुत बड़े मीन्स बहुत बड़े। 30 गीगावाट का तो सिर्फ अदानी ग्रीन एनर्जी का प्लान है FY30 तक, सिर्फ खावड़ा में। फिर वहाँ पे KPI ग्रीन एनर्जी भी काम करती है, बहुत सारी, अद्वैत भी वहाँ काम करती है, आई थिंक सो, आई एम नॉट रियली श्योर। जेंसॉल का भी वहाँ पे अभी ऑर्डर्स मिले हैं खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पार्क में। तो ये जो ऑर्डर्स हैं, ये जो 1061 करोड़ वाला ऑर्डर है वो है 275 मेगावाट का, जो कि एक यूटिलिटी स्केल ऑर्डर है। ऐसी छोटी मोटी कंपनीज को नहीं मिलता है, जो जिनकी एक्सपर्टीज है उनको ही ये ऑर्डर मिलता है। तो सोलर EPC में आई एम नॉट सेइंग कि ये कंपनी का एक्सपर्टीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट का गाइडेंस वाइडेंस का दिक्कत है, डेट वगैरह का दिक्कत है, वो अलग चीज़ है। बिजनेस मॉडल में मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं लग रहा है। तो और जो 967 करोड़ वाला जो ऑर्डर है वो है 245 मेगावाट का। ओके, इनको एक और मिला है, सिक्योर्ड अ मेजर EPC एंड O&M कॉन्ट्रैक्ट फॉर 897 करोड़ for grid connected solar PV project at GE
GSECL सोलर पार्क गुजरात में, अगेन गुजरात में ही फोकस्ड है, बहुत सारा सोलर EPC का काम इनका। और ये है इनका आई थिंक इसका कितने मेगावाट का ये तो इन्होंने नहीं लिखा है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन होगा ये ज़्यादा ही होगा, मतलब इसी रेंज में होगा, 240 230 इसी रेंज में होगा ये 2 मेगावाट का। एंड आई थिंक ये NTPC का ही इनको इस टाइम पे मिला हुआ है। तो टोटल अब आप ये देखोगे टोटल ऑर्डर बुक इनकी कितनी हो गई, इनको ये रिसेंट ऑर्डर्स मिले हैं तो ये अच्छी बात है, और विद इन 18 मंथ्स इनको ये एग्जीक्यूट करके देने भी हैं। तो इनकी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कितनी हो गई 7,000 करोड़ की, विच इज़ अ गुड साइन। ऑर्डर बुक इनकी काफ़ी अच्छी है। उसमें से भी अच्छी बात यह है कि टर्न की जो ऑर्डर्स हैं जो फ्रॉम द स्क्रैच हैं, जिसमें इनको मॉड्यूल वगैरह खुद खरीदने हैं, सिर्फ बैलेंस ऑफ सिस्टम पे काम नहीं करना है, तो वहाँ पे मार्जिन अच्छे होते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है उसमें से 80% टर्न की ऑर्डर्स हैं, मीन्स 80% ऑफ द ऑर्डर बुक 5,600 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है मोटा माटी वो एक हाई मार्जिन ऑर्डर बुक है। और जो बाकी 20% की बची है आपकी ऑर्डर बुक वो है बैलेंस ऑफ सिस्टम में, उसमें मॉड्यूल्स वगैरह इनका क्लाइंट खरीद के देगा इन्हें, तो उस पर मार्जिन और उस पर ये पैसा जो भी कमीशन है वो सब नहीं कमा पाएंगे। सोलर EPC मिडिल ईस्ट में कोई बहुत बड़ी बात, कोई बहुत पॉजिटिव अपडेट नहीं है, पॉज करके आप देख लो इसको। स्कॉर्पियस ट्रैकर को अब मैं क्या ही बताऊं, स्कॉर्पियस ट्रैकर्स आज ही इन्होंने बेच डाला, तो उसके ऊपर भी बात करके कोई अब फायदा है नहीं। बाकी BESS पे काम कर रहे हैं, BESS के ऑर्डर्स इन्हें देखो क्या क्या मिले हैं अभी तक, टोटल है ये एक ऑर्डर नहीं है, 2 ऑर्डर का क्यूमुलेटिव है, 570 मेगावाट। क्या लिखा है BESS पे, पहले आप आओ फिर BESS के जो ये यूनिट्स हैं उनको समझते हैं। Project developers for standalone BESS projects with a total awarded capacity of 570 megawatt and hash 1140 megawatt hours। अब आप देखो एक चीज लिखी है 570 मेगावाट में और एक चीज लिखी है मेगावाट आवर्स में, तो जो मेगावाट आवर्स है वो है एनर्जी, और एनर्जी को हम जब एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो पावर इनटू आवर्स, पावर इनटू टाइम को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो पावर कितनी है। अब मैं 1140 मेगावाट आवर का नॉमेनक्लेचर आपको बता रहा हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है, इसको समझना कैसे है, आपके दिमाग में कैसे रखना है। तो ये मेगावाट आवर्स मीन्स जो भी ये BESS प्रोजेक्ट बनाएंगे वो कितनी एनर्जी आपको डिलीवर करेगा। एनर्जी का मैंने यूनिट बताया पावर इनटू टाइम, तो 1 घंटे के लिए ये 1140 मेगावाट एनर्जी डिलीवर करेगा, और 2 घंटे अगर उसको डिलीवर करना है तो 1140 को आप डिवाइड कर दो 2 से, विच इज यार बेसिकली 570 मेगावाट। तो और उसकी पीक कैपेसिटी जब हम, आपको पहले तो ये समझ आ गया होगा आई होप कि मेगावाट आवर्स का मतलब क्या है। 1140 मेगावाट आवर्स लिखा है विच मीन्स ये जो बैटरी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ये बैटरी होगी, जो ये BESS प्लांट होगा इनका, BESS प्रोजेक्ट होगा, वो 1 घंटा अगर डिलीवर करने की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ जो भी एनर्जी स्टोर्ड है उसमें, तो वो जब डिलीवर करने पे आएगा तो वो 1 घंटे के लिए 1140 मेगावाट डिलीवर कर सकता है। और अगर हमको 2 घंटे डिलीवर करवाना है तो 1140 नहीं कर पाएगा 2 घंटे, वो उसको हम डिवाइड करना पड़ेगा, 3 घंटे करना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 1140 को, वो उसकी कैपेसिटी दिखा रहा है, एनर्जी कितनी डिलीवर कर सकता है। और जो 570 मेगावाट है वो है पीक, पीक पे वो कितना एट अ पॉइंट इन गिवन पॉइंट इन टाइम वो कितनी एनर्जी, वो 580 नहीं कर सकता है, 580 मेगावाट नहीं कर पाएगा, वो 570 से ज्यादा नहीं कर सकता है, कम ही डिलीवर कर रहा होगा एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट इन टाइम पे, कोई भी पॉइंट इन टाइम पे आप हाथ मारो, स्टॉप करो उस पॉइंट को, वहां पे वो पीक जो है उस जो BESS का पीक है वो 570 मेगावाट से ऊपर नहीं जा सकता है। तो इन दोनों को नोमेनक्लेचर को आपको इस हिसाब से देखना है, कि बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यार, एक को आपने मेगावाट में लिखा है, एक को मेगावाट आवर्स में लिखा है, तो फर्क क्या है दोनों में, फर्क मैंने बता दिया है। नहीं अगर समझ आ रहा है दोबारा आप देखो, आपको समझ आ जाएगा। बाकी इसमें तो कोई है नहीं खास अपडेट। बाकी EV लीजिंग का मैं आपको अपडेट बताता हूँ। EV लीजिंग का अपडेट क्या है, तो देखो सबसे पहले इसमें आप समझो, अब EV लीजिंग और EV मैन्युफैक्चरिंग को कनेक्ट करके हम चलेंगे इसमें, और कनेक्टेड रहते भी हैं, बिकॉज बार बार हर अर्निंग्स कॉल में आके जो मैनेजमेंट है वो यही एक रीजनिंग देता है कि हमने जो EV वाला डिवीजन है वो पहले शुरू कर दिया। हम अच्छा ये होता है कि जब हमारी EV मैन्युफैक्चरिंग में ईसी जो इनकी कार ये निकालने वाले हैं मोबिलिटी के लिए, तो अगर ये वो पहले मैन्युफैक्चर करते और EV का सेगमेंट बाद में खोलते तो इनको फायदा होता, बिकॉज अभी इनकी खुद की गाड़ियां तो नहीं है, इनको EV लीजिंग वाले सेगमेंट में ये टाटा वगैरह की गाड़ी खरीदते हैं, जो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मैं भूल गया उसका नाम, लेकिन ये टाटा की ही गाड़ियां खरीदते हैं और एक और कंपनी उसकी गाड़ियां खरीदते हैं। तो
क्या होता है, इनको ईवी का जो बिजनेस है ना इनका इस टाइम पे, वो इनको थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, वहाँ मार्जिन नहीं मिल पा रहे हैं, बिकॉज आप किसी थर्ड पार्टी से गाड़ियां खरीद लें। लेकिन जब ईवी लीजिंग मतलब क्या है, उधार पे गाड़ी दे रहे हैं आपको, महीना महीना आप रेंट दो, जिसको भी ये लीज पे दे रहे हैं, महीना महीना उनसे पैसा लेते हैं और गाड़ी उनके पास रहती है, तो उनको मेंटेनेंस वगैरह ये खुद करके देते हैं, जो जिस हिसाब से भी एग्रीमेंट होगा तो वो उस हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं। तो सोचो, जब ये ईवी मैन्युफैक्चरिंग में जो कि ये करेंगे, ऑल दो उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, कितना 1.5-2 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ कि ये करने वाले हैं। जब भी करेंगे, मैं कह रहा हूँ FY26 में ना भी करें, मैं ये कह रहा हूँ FY27 में जब ये करेंगे, तो जब इनकी गाड़ियां रेडी हो जाएंगी तो ये ईवी लीजिंग सेगमेंट में उन्हीं गाड़ियों को जब ये लीज करेंगे तो इनके मार्जिन ज़्यादा होंगे, बिकॉज थर्ड पार्टी से नहीं, ये खुद की ही मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों को लीज कर रहे हैं, तो सोचो मार्जिन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और ईवी लीजिंग का स्कोप भी है। लेकिन इस पॉइंट इन टाइम पे क्या हो रहा है कि ये ईवी लीजिंग वाले सेगमेंट को इन्होंने बहुत कम कर दिया है, और ये इसका जो, बिकॉज बहुत डेट है उस सेगमेंट में और मार्जिन भी उस सेगमेंट में अभी नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज इनको थर्ड पार्टी से गाड़ी लेनी पड़ रही है, जो OEMs हैं, टाटा वगैरह, उनसे गाड़ी लेनी पड़ रही है। तो इन्होंने क्या किया है फिर, फॉर द टाइम बिंग, रेफेक्स ग्रीन मोबिलिटी को इन्होंने 2997 इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स इन्होंने, जो इनके पास थी वो उनको बेच दी। अब जो इनका 315 करोड़ का लोन का ऑब्लिगेशन था वो अब रेफेक्स पे चला गया। ये इन्होंने क्यों किया, बिकॉज इनकी प्लेजिंग बहुत ज़्यादा है, इनके पास डेट बहुत ज़्यादा है, तो डेट कम करने के लिए मैनेजमेंट जो जग्गी जी हैं वो बहुत प्रोएक्टिवली इस टाइम पे काम कर रहे हैं। तो रेफेक्स को इन्होंने अपनी ऑलमोस्ट 3000, मान लो फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन, 3000 इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स उनको बेच दिया। अब वो जो 315 करोड़ का जेंसॉल पे लोन पड़ा हुआ था इस पर्टिकुलर इन गाड़ियों को लेके, वो अब रेफेक्स पे करेगा, तो इनका लोन कम होगा यहाँ से। ग्रॉस डेट वगैरह भी मैं आपको जाके बताऊंगा कि ग्रॉस डेट इनका 1150 करोड़ का था, और आफ्टर रेफेक्स डील 320 करोड़ और कम हो जाएगा उसमें से, तो ग्रॉस डेट इनका बचेगा 850 करोड़ के आसपास। टोटल कैश इनका कितना है इस टाइम पे, 250 करोड़। तो नेट डेट कितना हुआ, मैंने आपको बहुत पहले बताया है, नेट जब यूज होता है तो नेट ऑफ समथिंग, नेट वर्ड जब यूज होता है तो नेट ऑफ समथिंग होता है। तो ग्रॉस डेट इनके पास जो एक्चुअल डेट है वो हो जाएगा 850 करोड़ का आफ्टर दिस रेफेक्स डील। फिर टोटल कैश जो इनके पास पड़ा है वो 250 है, तो आप ग्रॉस डेट से जब भी कैश माइनस करते हैं तो आपका नेट डेट आता है, तो नेट डेट इनका है इस टाइम पे 600 करोड़ के अराउंड। ठीक है, तो वो भी आपको देखना है। और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज मैनेजमेंट बार बार कहता है कि जैसे हीरो जब निकला था, हीरो की गाड़ियां निकली थी, तो एक जो OEM होता है वो सक्सेसफुल तभी हो पाता है जब उसकी एक फाइनेंशियल एक पार्टनर उसके साथ हो। तो हीरो के साथ हीरो मोटरकॉर्प था, हीरो फिनकॉर्प था रादर, मोटरकॉर्प नहीं, हीरो फिनकॉर्प था। बिकॉज गाड़ी एक ऐसा सामान है ना, आप कपड़े नहीं बना रहे हैं, आप पेन नहीं बना रहे हैं, आप लेट्स से आप माउस नहीं बना रहे हैं, ईयरफोन नहीं बना रहे हैं कि आप जो आपका कस्टमर है वो एकदम नगद में ले लेगा, कैश में ले लेगा या फिर अपफ्रंट पे करके ले लेगा। आप बना रहे हैं एक बड़ी चीज़ जो लैक्स में है, प्राइसिंग उन्होंने बताई नहीं है, बट लेट्स से अगर 4 लाख की भी है तो जो कस्टमर है वो उसको ईजी तभी पड़ेगा लेना, वो ईजिली तभी आपसे गाड़ियां लेगा जब आप उसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराएं। तो ईवी लीजिंग में ही फाइनेंसिंग ही प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमेशा कहते हैं, जैसे बजाज के पास बजाज फाइनेंस था, तभी जो बजाज की गाड़ियां थी वो बिकी थी उस टाइम पे, बिकना शुरू हुआ था, बिकॉज कौन लेगा इतना महंगा, कौन लेगा, हीरो के पास हीरो फिनकॉर्प था। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ईवी लीजिंग का बिजनेस हमारा रहेगा, तो जब हमारी ईवी मैन्युफैक्चरिंग से गाड़ियां निकल के आएंगी तो उनको ईजिली बेचने के लिए, कस्टमर्स को ईजिली फैसिलिटेट करने के लिए लोन्स हम प्रोवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, लीजिंग पे करेंगे। एज सच ये लोन नहीं प्रोवाइड करने वाले, ये बस लीजिंग पे प्रोवाइड करेंगे। लीजिंग बोले तो अपफ्रंट कस्टमर को पे नहीं करना पड़ेगा, और इनके कस्टमर हम जैसे नहीं होने वाले हैं। फिलहाल इनके कस्टमर्स होने वाले हैं जैसे कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, PSU, जो मैंने आपको ईवी लीजिंग के कस्टमर्स बताए थे, तो वो गाड़ियां लीज पे लेते हैं, उनको अपफ्रंट फिर इतना कैपिटल कॉस्ट नहीं आएगा। तो कंपनी का ये कहना है जेंसॉल का, और ऐसा एक आइडियल लगता भी है कि जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग निकलेगी, गाड़ियां निकलेंगी, तो इनका ईवी वाला जो सेगमेंट है ये वापस से इसको स्केल अप करेंगे। अभी ये स्केल डाउन कर रहे हैं बिकॉज कि वहाँ पे पैसा बहुत लग रहा है, मार्जिन भी उतने ज़्यादा नहीं है, और इनको डेट भी कम करना है, तो अभी ये स्केल डाउन कर रहे हैं। लेकिन स्कोप बहुत ज़्यादा है बिजनेस सेगमेंट में, और इनके ऑलरेडी इन्होंने 850 करोड़ का एसेट्स को लीज करा है, तो इनके पास पोटेंशियल है लीज करने का। लेकिन अभी ये स्केल डाउन करके जब ईवी मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाएंगे तो वहाँ से वापस उस सेगमेंट को भी स्केल अप करेंगे। तो फिलहाल एट प्रेजेंट अगर इस कंपनी को वैल्यू भी कोई करना चाहे ना, तो मुझे लगता है इस कंपनी को प्योर सोलर EPC और BESS के बेसिस पे वैल्यू करना चाहिए, बिकॉज
ईवी लीजिंग का ये अपना सेगमेंट को स्केल डाउन कर रहे हैं, और ईवी मैन्युफैक्चरिंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, तो उन दोनों सेगमेंट से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। स्टोरीज आप बना सकते हैं, यू कैन वीव स्टोरीज एज मच एज यू वांट कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है नहीं है, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम, आज की अगर डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 फरवरी 2025 को, तो ये बिजनेस को अगर वैल्यू करना है तो मुझे लगता है कि सिर्फ सोलर ईपीसी को के बेसिस पे वैल्यू करना चाहिए और बीईएसएस के बेसिस पे वैल्यू करना चाहिए। जब ईवी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, सक्सेसफुली ये कर लेंगे, जब दिखने लगेगा पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा, तो तब हम उसको वैल्यू कर सकते हैं कि ओके ये ओईएम भी है और ये फिर फाइनेंसिंग में भी है एक तरीके से, ईवी लीजिंग वाले में, तो उन दोनों सेगमेंट में तब उनको वैल्यू करना ठीक रहेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइस में कुछ ज़्यादा ही जो ड्रॉ डाउन हुआ है, काफ़ी ब्रूटल ड्रॉ डाउन हुआ है स्टॉक प्राइस में, बिकॉज जितना स्टोरीज को बुना गया था, जितना कुछ हुआ था, जितना नाम हुआ था, डिलीवर करके नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बहुत पीछे चल रहे हैं अपनी टाइमलाइन से इस टाइम पे ये कंपनी। तो आई थिंक ये मैं बता चुका हूँ। अब एक सेकेंड, हाँ, जो मैंने पहले बोला था कि 3000 प्री ऑर्डर्स इन्होंने रिसीव किए हैं, आई वाज रॉन्ग। यहाँ पे 30,000 प्री ऑर्डर्स रिसीव किए हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग, मतलब ये अच्छी है, बुरी बात नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि किसी भी कस्टमर से एडवांस पेमेंट नहीं लिया है, तो वो प्रॉब्लम है। 30,000 कल को चले भी जाएगा तो कोई पता नहीं चलेगा इसका। और ईवी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में आप ये पॉज करके स्लाइड देख सकते हैं कि अपडेट क्या क्या है। इनको ARAI का अप्रूवल मिल गया, वो तो मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। अभी ये करंटली, लास्ट पॉइंट पढ़ो, करंटली अंडरगोइंग वैलिडेशन एंड टेस्टिंग इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत जो हीट वेव आया था, तो उसके लिए भी अभी ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या। द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे मेरे को ये पॉइंट नहीं समझ आया कि हीट वेव आज से नहीं आ रहा है, हीट वेव बहुत पहले से आ रहा है, और क्या आपके थोड़े से टेम्परेचर बढ़ने से क्या आपकी गाड़ी पूरी खराब हो गई? आपको पूरा मतलब 8-9 महीने का पॉज ले लिया आपने उसको वापस टेस्ट करने में। तो हीट वेव के लिए आपको पहले टेस्ट करना चाहिए था, वाइब्रेशन टेस्टिंग के लिए पहले टेस्ट करना चाहिए था। अगर आपके टेस्ट ये कंप्लीटेड नहीं थे, आपके टेस्ट में बहुत टाइम लगना था, तो आपने 1-1.5 साल पहले से क्यों बोलना शुरू कर दिया कि हम ईवी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। इतना टाइम अगर लगना था तो यू शुड हैव टोल्ड द इन्वेस्टर्स अपफ्रंट कि हमें टेस्टिंग में टाइम लगेगा। दैट इज अ वेरी बिग नेगेटिव पॉइंट अबाउट द प्रोमोटर्स ऑफ दिस कंपनी। ओवर एग्रेसिव हैं, बिल्कुल जमीन में पैर नहीं है ऐसा लगता है, बट अभी ये ठीक ठीक स्टेप्स लेने शुरू करें। अब थोड़ा इनको अकल आ गई है कि यार बियर मार्केट में फंस गए हैं हम, और शेयर्स प्राइस इतने गिर गए हैं कि प्लेजिंग में अब डंडा गाना शुरू हो गया है। तो ये थोड़ा मुझे प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगी, और ऐसे में मैं बचता हूँ। जब ओवर एग्रेसिव मैनेजमेंट लगता है ना तो दिक्कत होती है फिर। तो अगेन मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मेरा काम था कि जो भी अपडेट है उनको एकदम इजी वे में आपको बताना कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। डिसीजन आप अपने बेसिस पे लो, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, डिसेंटली वैल्यूड है। वो काम आप अपने बेसिस पे खुद कीजिए, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। बाकी एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट आपको समझने वाली है कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 250 करोड़ का इनके पास बुक्स पे लोन है, कैश पड़ा हुआ है, कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है। 350 to 400 करोड़ की इनके पास नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स है, कि अगर आप फंड बेस्ड लिमिट्स है, एक्सेस टू लिमिट्स फॉर वर्किंग कैपिटल, मींस जब ये चाहें तो बैंक से 350 to 400 करोड़ रुपए ले सकते हैं, तो उनके पास ये लिमिट भी पड़ी है। बाकी ये कह रहे हैं कि हम ईवी के डेट को बहुत जीरो तो नहीं लेके जा पाएंगे, लेकिन बहुत कम कर देंगे ईवी के डेट को, जो कि करना भी चाहिए, ठीक है। थ्रू मोर ट्रांजेक्शन, जैसे रेफेक्स का इन्होंने डील किया, 3000 व्हीकल्स को बेच दिया, तो वैसे ही मोर डील्स ये करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे। और अगेन एक स्कॉर्पियो स्टैकर का तो आज जो अपडेट आया है उससे भी 350 करोड़ इनको मिलेगा, तो वो अच्छी बात है। बाकी इनका एक और कहना है कि वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट फंड्स बेस्ड लिमिट टू नॉन फंड्स बेस्ड लिमिट। मीन्स नॉन फंड बेस्ड लिमिट मैंने आपको HDFC ICICI के केस में जब डिस्कस किया था तब बताया था कि नॉन फंड बेस्ड लिमिट जो होती है वो कंटिजेंट होती हैं। जब कस्टमर डिफॉल्ट करता है तब बैंक वो देता है, तो वो बैंक ऐसा नहीं। फंड बेस्ड में तो ऐसा है कि बैंक कस्टमर ने अगर मांगा तो कस्टमर को देना पड़ेगा, बिकॉज वो फंड बेस्ड है, एक्चुअल फंड आउटफ्लो हो रहा है वहां पे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लेकिन नॉन फंड में फंड आउटफ्लो होता है, लेकिन वो तब होता है जब एक सर्टेन कंडीशंस मेट होती हैं, लाइक कस्टमर पे नहीं कर पाया और बैंक ने उसको बोला हुआ था, कस्टमर के सप्लायर को या फिर कस्टमर के भी जो क्लाइंट है उसको बोला हुआ था। बैंक के कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक है, उसका कस्टमर है, और कस्टमर का भी कोई सप्लायर है या समथिंग जो भी है, तो
बैंक कस्टमर ने बैंक को बोला हुआ था कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, आप इसको गारंटी दे दो, परफॉर्मेंस गारंटी हो या किसी भी टाइप की गारंटी हो कि बैंक वापस करेगा अगर ये बैंक का कस्टमर अपने सप्लायर को वापस नहीं कर पाया, अपने डीलर को, सप्लायर को, डीलर को ज़्यादा सही रहेगा, वापस नहीं कर पाया पैसा, तो जो 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 बैंक है वो वापस करेगा। लेकिन वो तभी, बैंक से पैसा तभी निकलेगा जब वो कंडीशन मेट होगी कि कस्टमर नहीं कर पाया वापस। तो ये कंटिंजेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, इनिशियली आपका फंड आउटफ्लो नहीं होता है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये होती है नॉन फंड में कि जब कंपनी को ज़रूरत होगी तभी कंपनी का पैसा वहां से निकलेगा। तो इन आपको अपफ्रंट फर्स्ट डे से इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बैंक कोशिश कर जिनसॉल कोशिश कर रहा है कि जितनी भी फंड बेस्ड लिमिट है उनको नॉन फंड में लेके जाएं और मैनेज करें अपने डेट को। बेसिकली इंटरेस्ट पेमेंट को मैनेज करने के लिए सारा इस टाइम पे गेम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, पहले कर लेना चाहिए था, बहुत लेट हो गई भाई साहब आप। तो ये चीज़ है। बाकी 540 करोड़ का इन्होंने वारंट राउंड किया था पहले Q1 में आई थिंक, और 140 करोड़ ऑलरेडी आ गए हैं, 400 करोड़ टू बी रिसीव्ड बाय दिसंबर 25। तो मुझे अब लगता है कि धीरे धीरे कंपनी को डेट कम कर रही है, स्टेप्स ले रही है, बार बार डिस्क्लोजर दे रही है स्टॉक एक्सचेंजेस पे। तो उन चीज़ों पे भी आप ध्यान देना, और बिजनेस मॉडल तो मैं आपको समझा चुका हूँ इसका। बाकी रिजल्ट का क्या बताऊं, वैसे पहले बताना था लेकिन लेट हो गई, लास्ट में ही बता के क्या ही फायदा। पर एक बात देख लेते हैं हम, Q3 का रिजल्ट फिलहाल देख लेते हैं, इससे आपको समझ आएगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ आप देखो Q3 में तो बहुत फैंटास्टिक है, 30% का है। तो आप बोलेंगे कि रिजल्ट खराब कैसे है, 30% ग्रोथ करना तो बहुत अच्छी बात होती है। बट द प्रॉब्लम इज इनका जो गाइडेंस था उस हिसाब से इनको एटलीस्ट 50 to 60% ग्रो करना चाहिए था। और जब आप ओवर एग्रेसिव गाइडेंस देते हैं और फिर डिलीवर करते हैं 30% का ग्रोथ, बोल एस्टिमेटेड था 50-60, कर रहे हैं 30%, तो फिर मतलब कौन ही बचाएगा आपको। बाकी एबिटा मार्जिन भी आप देखो, इवन दो एबिटा 19% ग्रो हुआ है, एब्सोल्यूट फिगर एबिटा का ग्रो हुआ है, लेकिन एबिटा मार्जिन में डिक्लाइन आया है। Q3 FY24 में मार्जिन एबिटा हुए करते थे 20.1%, अभी हो गए हैं 18.3%। तो एबिटा मार्जिन इनका कंप्रेस हुआ है। वो इसीलिए कंप्रेस हुआ है, इसमें इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं प्ले है, इंटरेस्ट का रोल आगे जाएगा। एबिटा के नीचे वाले लाइन आइटम्स में इंटरेस्ट का रोल प्ले होता है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि Q3 में इन्होंने जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए वो थे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले, बैलेंस ऑफ सिस्टम वाले, जिसमें मार्जिन कम होता है। तो इसीलिए उनका एबिटा मार्जिन इस बारी कम रहा। और पैट मार्जिन, पीबीटी आप देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 30% का डिक्लाइन आ गया। कहाँ तो सेल्स आपने 30% से ग्रो करी, एबिटा भी ठीक ठाक 19% से ग्रो किया, लेकिन पीबीटी आपका 30% से डिक्लाइन हुआ। क्यों? वन ऑफ द मेन रीजंस वाज हायर इंटरेस्ट कॉस्ट। आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत हाई चला गया इस बार। तो आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट फिगर में भी डिक्लाइन है, 23 करोड़ से 16 करोड़ पे आ गए हैं जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और जो मार्जिन है वो 8.8% से 4.6% पे आ गए हैं। और पैट में इवन दो 6% का ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन में डिक्लाइन है। 6.5% पैट मार्जिन जो Q3 FY24 में थे वो इस टाइम पे आते आते 5.2% के हो गए हैं। और इसीलिए ये रिजल्ट मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया और आना भी नहीं चाहिए था। प्रॉब्लम क्या थी, अभी भी मैं बोलूंगा प्रॉब्लम यही, 2-3 प्रॉब्लम्स थी। एक तो ओवर एग्रेसिव मैनेजमेंट, मतलब इतना एग्रेसिव हो गया, आपने किया क्या? इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं। इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं थी, बिजनेस चल रहा था, उसको चलने देना था। और डेट, आपको इतना डेट भी लेने की जरूरत नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि मतलब मे बी मैनेजमेंट इज थोड़ा ना, कहीं स्किल बहुत अच्छी होगी मैनेजमेंट की, नॉलेज बहुत होगी इंडस्ट्री का, सब कुछ होगा, बट वो एक्सपीरियंस वाली बात आ जाती है कि इतना जब आप प्लेजिंग लेके चलते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यार बुल मार्केट हमेशा नहीं रहेगा, बेयर मार्केट भी आएगा। आपकी जो प्लेजिंग है, जो आपने प्लेज करके रखा हुआ है कोलेटरल, उसका वैल्यू गिर जाएगा। तो वो सब नहीं ध्यान दिया, देना चाहिए था। और ये आपका केस स्टडी हो सकता है, एक ऐसी कोई भी आप एक ऐसी कंपनी पढ़ रहे हैं जो बहुत ओवर एग्रेसिव गाइड कर रहा है और बहुत ओवर लेवरेज होके चल रहा है। क्योंकि बेयर मार्केट जब आएगा तो जितनी कंपनीज पे लेवरेज एक लिमिट से ज्यादा होता है ना, वो सबसे ज्यादा परेशान होती है। बिकॉज नया पैसा, फ्रेश फंड्स को रेज करने में आपको दिक्कत होती है। इस टाइम पे अगर ये कंपनी QIP करेगा या फिर राइट्स इश्यू करेगा तो कौन उसको खरीदेगा? मार्केट का हाल खराब है। तो यही प्रॉब्लम होती है। और उनको लोन भी कोई नहीं देगा क्योंकि इनका ऑलरेडी डेट का बर्डन बहुत ज्यादा है। अगर कोई लोन देगा भी तो वो इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा। तो ये सब प्रॉब्लम होती है जब आप ओवर लेवरेज होकर चलते हैं। और ये चीज आप ध्यान रखो, खाली जिनसॉल के केस में नहीं, जो भी कंपनीज नेक्स्ट टाइम में आप जब भी
पीक बुल मार्केट में कोई भी कंपनीज आप एनालाइज कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो एक बार ये सोच लो, एक बार देख लो कि इसका डेट बहुत ज़्यादा है, और बियर मार्केट जब आएगा तो ये डेट सस्टेनेबल नहीं है, उसमें दिक्कत आएगी। सेम चीज़ हुई है, द केस इन पॉइंट इज द वन एंड ओनली जेंसॉल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई डोंट थिंक कोई चीज़ बची है बताने के लिए। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।